नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप देख रहे हैं 10 तक। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में सबसे चर्चित शब्द बन चुके अब्बा जान की। आज सोशल मीडिया पर देश में काफी लोग मेरे अब्बा जान लिखकर अपने पिता की तस्वीर डालने लगे हैं। पिता के लिए आदर सूचक शब्द अब्बा जान में अब्बा एक अरबी शब्द से आया है और जान एक फारसी का शब्द है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अरबी और फारसी के मिले जुले शब्द अब्बा जान का प्रवेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से होता है। तो अगले आधे घंटे में इस एक शब्द से पूरे वोट का गणित यूपी में क्या है समझने के लिए अंत तक दस्तक देती हमारी पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जब अखिलेश यादव ब्राह्मण नेताओं के साथ परशुराम की तस्वीर थामने लगे और पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करके फरसा और गदा उठाने लगी। मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, मैं भी भजन सुनता हूँ। जब उत्तर प्रदेश में मायावती गणेश जी की प्रतिमा, हाथी और त्रिशूल पकड़ने लगी। अपने ब्राह्मण समाज को युद्ध स्तर पर बीएसपी में जोड़ना है। जब प्रियंका गांधी के चुनावी दौरे की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हनुमान मंदिर में दर्शन करके होती है और पुजारी सरकार बनाने की कामना कांग्रेस के लिए करने लगते हैं। अब उत्तर प्रदेश को आपकी जरूरत है। मैं कामना करता हूं कि आपकी सरकार आए। जब उत्तर प्रदेश में सियासी भाग्य आजमाने की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी भी अपना अभियान अयोध्या से शुरू करने लगती है। तब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को एक मुश्त पड़ते आ रहे बहुसंख्यक वोट में चोट पहुंचाने के लिए विरोधी दल एकजुट हुए हैं और क्या इसीलिए उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक वोट पर केंद्रित होते चुनाव को अब्बा जान से नया मोड़ दिया जाता है। तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है। पहले गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले टकैती डाल देते थे। अब्बा जान कहने वाले बहुत सारे मजनूओं को खूब सालों की जरूर सिखाती थी। आप अब्बाजान भाईजान करते करते सत्ता पर हो चुके हो विराजमान। उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। जुबान कहाँ खुल रही है, फूल कहाँ झर रहे हैं इस तरह के घटिया अशोभनीय, वो अब्बा जान। अब्बा जान दो शब्दों से बना है। कहते हैं कि एक अब्बा अरबी है और जान फारसी। फिल्मों में यही शब्द धर्म के आधार पर इस्तेमाल होता आया है। अब्बा बोल, अब्बा अब्बा बोल। आइए ना अब्बा। अब्बा, अब तुम डैडी से अब्बा हो गए। हे भगवान, मेरा बेटा तो गया। जो हम सभी के लिए बहुत ही यही शब्द अब्बा जान उत्तर प्रदेश के चुनावी शब्दकोश में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरना शुरू करता है। जब नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 120 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देने के बाद भाषण देते हैं और योजनाओं से ज्यादा चर्चा अब्बा जान की होती है। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। इसका राजनीतिक अर्थ क्या है, इसको आप जाने उससे पहले एक और बयान अब्बा जान से जुड़ा हुआ सुनिए। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले टकैती डाल देते थे। पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो और
फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल लेते थे। इसका अर्थ किसी धर्म से है या धर्म के नाम पर सियासत करने वाले विरोधियों से। इस मतलब को जानने से पहले तीसरा बयान अब्बा जान से जुड़ा हुआ सुनते हैं। ये महिला आरक्षी जितनी खड़ी है सब इसी दौरान भर्ती हुई है। किसी ने न सिफारिश की है और किसी ने न पैसा दिया है। हाँ, अब्बा जान कहने वाले बहुत सारे मजनूओं को खूब सबक जरूर सिखा देती है। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, अब्बा जान कहने वाले नौकरी पर डकैती डालते थे और अब्बा जान कहने वाले मजनुओं को सुधारा। तो सवाल ये कि क्या इस बार यूपी के चुनाव की दिशा अब्बा जान के विवाद से ही आगे बढ़ेगी? क्योंकि तीखी प्रतिक्रिया लखनऊ से दिल्ली तक विरोधियों की आती है कि जो लोग अपनी फोटो के साथ बंगाल और अमेरिका के फोटो लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम उत्तर प्रदेश में गिनाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ मुद्दे बदलने के लिए, सिर्फ बात को पलट देने के लिए सिर्फ इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश आज देख ले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस लेवल पे आज डेस्परेट है। इस तरह के बयान ये दर्शाते हैं कि इस व्यक्ति के पास लोगों को ऑफर करने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। शिक्षा पर चुप, स्वास्थ्य पर चुप, रोजगार पर चुप, और जुबान कहां खुल रही है, फूल कहां झर रहे हैं इस तरह के घटिया अशोभनीय, वो अब्बा जान। ये लगातार पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है और मैं समझता हूं इस बार नौजवानों ने पूरा मन बना लिया है। और मुख्यमंत्री से उनका सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना भर्तियां कहिया होई। तो फिर सवाल है कि क्या अब्बा जान शब्द का राजनीतिक इस्तेमाल चुनाव को सांप्रदायिक बनाने के लिए है या फिर खास संप्रदाय के नाम पर ही राजनीति करने वालों को चिन्हित करने के लिए? आज अब्बा जान शब्द पर बहुत आपत्ति है। अब्बा जान शब्द सांप्रदायिक लग रहा है। टोपी लगा करके सरकारी आवास में इफ्तार पार्टी खाने वाले लोग जब अब्बा जान शब्द से आज इतनी आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं, इसको सांप्रदायिक मान रहे हैं। क्या अब्बा जान कहकर विपक्ष पर सवाल उठाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के राजनीति के पीछे मकसद वो लोग हैं जिन पर हमेशा एक खास धर्म के लिए ही विशेष योजनाओं को वोट बैंक बनाने के मकसद से लागू किया जाता रहा? अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति इस शब्द का इस्तेमाल करे तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को इंडिकेट करना। जिस कंटेक्स्ट में इस शब्द का इस्तेमाल अब हो रहा है राजनीति में, तो ये निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय के एक जो अपर सेक्शन है, जो सीनियर सेक्शन है, उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव में धर्म का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये नियम के विरुद्ध है। ये इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस और जो जिन नियमों के तहत चुनाव होता है वो एक तरह से बैंड है। आप धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते वोटरों को लुभाने के लिए। एक प्रॉक्सी यूज किया जा रहा है। जब अब्बा जान का आप जिक्र करते हैं तो अब्बा जान कौन कहते हैं? एक खास धर्म के लोग, एक खास समुदाय के लोग। क्या सच ये है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब 2017 के बाद के फैसलों से भी ज्यादा 2017 के पहले की सरकार के फैसलों को याद करा के जनता के बीच लड़ा जाएगा? और अगर हाँ, तो अब्बा जान से किसे कितना फायदा होगा? लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। एक बड़ी खबर आ रही है, इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि कल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी राष्ट्रपति भवन में। तो केंद्रीय मंत्री की पहली बार 3:45 बजे दोपहर में राष्ट्रपति भवन में बैठक होगी और पहली बार राष्ट्रपति भवन में बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है और राष्ट्रपति भवन में ये बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में इस बैठक को करेंगे। वक्त तय हुआ है 3:45 बजे का। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक हो रही है वो राष्ट्रपति भवन में हो रही है। अब्बा जान वोट की दुकान, कैसे ये शब्द अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर राजनीतिक दल इसका मतलब ढूंढ रहा है। मतलब यानी धर्म के आधार पर जब कोई राजनीति नहीं हो सकती तो प्रतीकात्मक शब्द चुने जाते हैं, जैसे ब्राह्मण सम्मेलन की जगह प्रबुद्ध सम्मेलन कहना। बिल्कुल ठीक उसी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप जो अखिलेश यादव की पार्टी पर लगते हैं, उन्हें सीधे शब्दों में कहने की जगह बीजेपी ने शब्द चुना अब्बा जान। तो क्या यह बात सच है
कि उत्तर प्रदेश में राज करते हुए अल्पसंख्यक वोटों के लिए बहुसंख्यकों को तमाम सरकारों ने अभी तक नकारा है। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, अब्बा जान कहने वाले बहुत सारे मजनूओं को खूब सबक जरूर सिखाती थी। अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। तारीख थी 6 अगस्त, जगह थी लखनऊ, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार अब्बाजान शब्द का सियासी प्रवेश पंचायत आज तक कार्यक्रम में पूछे गए सवालों से हुआ। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। मैं तो केवल एक ही कहूंगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें। कौन किससे सीख रहा है आप भी जानते हो, मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या रही है, आप उससे भी जानिए। क्या मैं आपके पिताजी को अब्बू जान कह के बुला सकता हूं? आपका नाम क्या है आप बताइए ना, आप सोचिए। आप ये भाषा मुख्यमंत्री होगी, जिस मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो उसके मंत्री उसे सहयोगी कैसी भाषा बोलेंगे। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि अब्बाजान की राजनीति की सीधी लड़ाई अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के बीच में 20% तादाद मुस्लिम वोटर की है, जिसमें 45 से 58% मुस्लिम वोटर का रुझान मतदान में समाजवादी पार्टी की तरफ रहता आया है। 2012 के विधानसभा चुनाव में 78 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने वाली समाजवादी पार्टी के 43 उम्मीदवार जीते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 58% मुस्लिम वोट का गणित समाजवादी पार्टी के खाते में फिट बैठा था और 2019 में मायावती के साथ मिलकर लड़े अखिलेश के महागठबंधन को 78% मुस्लिमों ने वोट दिया था। तो क्या इसीलिए मुस्लिम वोटों की पसंदीदा पार्टी बनती आ रही समाजवादी पार्टी के अंतिम सरकार के कामकाज को अब्बाजान शब्द के इस्तेमाल के साथ जनता के बीच में प्रचारित किया जा रहा है? उनकी सीधी लड़ाई सिर्फ एक ही पार्टी से है और वो है समाजवादी पार्टी, क्योंकि ठीक पहले उन्हीं की सरकार थी और पूरे प्रदेश में एक प्रदेश व्यापी रीच की बात करें या प्रदेश व्यापी अपील की बात करें तो अखिलेश यादव के बारे में ही ये कहा जाता है और पार्टी के अंदर भी इस बात का रिकग्निशन है कि समाजवादी पार्टी ही टक्कर देने वाली स्थिति में है। गौर करने वाली बात यह कि अब्बाजान विवाद पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस एक जैसे बयान देते हैं। वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कहने लगते हैं, लेकिन इनके मुकाबले ओवैसी की लाइन लेंथ सिर्फ मुस्लिम वोट पर ही आकर केंद्रित हो जाती है, जिसमें ओवैसी कैसा तुष्टीकरण का सवाल करते हुए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का विकास न होने का आरोप लगाते हैं। अब्बा के बहाने किसके वोटों के पुष्टिकरण की बात मुख्यमंत्री को बाबा कहकर पूछते हैं। तो क्या यूपी में बाबा और अब्बाजान के नाम पर वोटों के बंटवारे की चुनावी रासायनिक प्रक्रिया में ओवैसी वो उत्प्रेरक बनना चाहते हैं जिससे समाजवादी पार्टी अभी बच रही है, जबकि बीजेपी का जोर अखिलेश राज के कामों में तुष्टीकरण की योजनाओं को सामने लाने में लगा है। अब्बाजान शब्द के इस्तेमाल के साथ अब लगातार अलग अलग आरोप समाजवादी पार्टी के राज में तुष्टीकरण के लग रहे हैं। क्या वो सच हैं? हम सब समझते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को अपनी ओर लुभाने के लिए जब कांग्रेस अपनी चरम सीमा पर थी तो कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया और रीजनल पार्टियां भी कोशिश करती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर, खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटरों को अपनी ओर लुभाएं। हमने रिसर्च की मदद ली तो पाया कि 2013 में अखिलेश सरकार ने हाई स्कूल पास मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए आगे की शिक्षा या शादी के लिए दिए जाने का फैसला किया था। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म के आधार पर आर्थिक मदद दिए जाने पर नोटिस देकर जवाब मांगा था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 30 विभागों की 85 योजनाओं में 25% कोटा अल्पसंख्यकों के लिए बढ़ाने का ऐलान भी समाजवादी सरकार ने किया था।
अखिलेश सरकार ने 2016-17 में 10वीं से नीचे की कक्षाओं में पढ़ने वाले अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के लिए 537 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। अखिलेश सरकार के 5 साल में शमशान से ज्यादा कब्रिस्तान बनाने का बजट रहा, जो कुल 1200 करोड़ रुपए का था। अखिलेश सरकार के 2016-17 के बजट में कब्रिस्तान के लिए 400 करोड़ रुपए और शमशान के लिए 227 करोड़ रुपए रखे गए थे। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा प्रमुखता से चुनावी दौरे में उठने लगा था। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। शमशान कब्रिस्तान का विवाद तो यूपी के चुनाव में तब चौथे चरण के मतदान से पहले आया, लेकिन अब्बा जान का विवाद यूपी के चुनाव में 6 महीने पहले ही आ गया। इसका क्या असर मतदाता पर पड़ता है, इस चुनावी प्रक्रिया को बहुत करीब से समझने वाले राजनीतिक विश्लेषकों से हमने पूछा है। जहां पर भी दोनों कम्युनिटीज के बीच में किसी प्रकार के तनाव की स्थितियां रही हैं, मुझे लगता है वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उस वर्ग के वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश काफी हद तक सफल हो सकती है, जो इस तरह के तनाव से जल्दी प्रभावित होते हैं। शहरी मतदाता होता है जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, जिनका इंटरैक्शन काफी, जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, इनके एक तरह से मोल्ड होने की गुंजाइश रहती है। अब ये स्विंग वोटर हैं, उस लहजे से, उस लिहाज से स्विंग वोटर इनको मान सकते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण से जो पोलराइजेशन हो रहा है, आप कितना दूसरे धर्म के लोगों के लिए सहानुभूति रखते हैं या एक सद्भावना की भावना रखते हैं। तो ऐसे जो अर्बन वोटर होते हैं, जो शिक्षित हैं, उनमें ज्यादा शिफ्ट होने की गुंजाइश होती है। मतलब ये कि 2014 के बाद से लगातार बहुसंख्यक वोट का पूरा झुकाव बीजेपी की तरफ जाता देख अपनी तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स पर पर्दा डालने वाले दलों ने जब खुद बहुसंख्यक वोट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मंदिरों का दौरा, ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिए, तो मतदाता को वापस अल्पसंख्यक वोट पाने के लिए तमाम जुगत लगाने वालों की याद अब्बा जान कहकर दिलाई जा रही है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। धर्म विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति कई दशकों तक करते आए लोग सत्ता हासिल करते रहे, लेकिन जब 2014 के बाद से बीजेपी ने बहुसंख्यक वोट को एकजुट करके सत्ता हासिल की, तो कांग्रेस समेत कई दलों ने इस बात को अंदर खाने स्वीकार कर लिया कि अल्पसंख्यक वोट के लिए बहुसंख्यक मतों को नकार कर चलना अब सुविधाजनक राजनीति बिल्कुल नहीं है। तो क्या इसीलिए अब्बा जान के ठप्पे वाले आरोप से बचने को नई रणनीति पर विरोधी दल अब काम कर रहे हैं? एक यशस्वी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही मायने में 2014 के बाद से देश और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुसंख्यक वोट एकमुश्त बीजेपी के पास जाता रहा। तो क्या इसीलिए यूपी में अब चुनाव नजदीक आया तो मुख्तार को दूर करके मायावती गणेश को पूजती हैं, ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी करती है, मंदिर में पूजन प्रियंका गांधी करके दौरे की शुरुआत करती हैं और यूपी के चुनाव में नई आम आदमी पार्टी अयोध्या से आगाज करती है। आप जिसकी जमीन यूपी में तैयार अभी नहीं, उसकी चुनावी यात्रा में मनीष सिसोदिया अयोध्या में दर्शन से आगे बढ़ते हैं, जिन पर बीजेपी नेता तंज कसते हुए ट्वीट करते हैं और पूछते हैं कि जो मनीष सिसोदिया मंदिर दर्शन की जगह सरकारी स्कूलों के दर्शन की राजनीतिक परंपरा की बात कहते आए, वो भी ये कहकर यूपी जाते हैं कि आज रामलला के दर्शन करने जा रहा हूँ। आज हम भगवान राम के दर्शन करने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए इसीलिए आए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने। देखिए, राम तो सबके हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही सियासत में खुद को क्या बड़ा हिंदू दिखाने की होड़ है, जो पहले नहीं होती थी। वरना जिन मायावती की पार्टी की राजनीति ही हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्हों के विपरीत रही, वो उन्हीं को मुस्कुरा कर पकड़ती है और पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करती है। क्या यही बात समाजवादी पार्टी पर भी लागू है, जिनकी पार्टी ब्राह्मण सभाएं आयोजित कर रही है? क्योंकि 2019 के ही चुनावी नतीजों का यूपी में आधार बनाकर देखें तो 80%
बहुसंख्यक वोट में से 82% ब्राह्मण, 89% राजपूत, 70% वैश्य, 91% जाट, 80% कुर्मी, 72% गैर यादव ओबीसी मत सीधे बीजेपी के पाले में गए हैं। क्या यूपी की राजनीति में तुष्टीकरण की सियासत के कटघरे में खड़ा किए गए दलों की अब ये मजबूरी है कि वो खुद को बीजेपी के मुकाबले बहुसंख्यक वोट की दावेदारी में मजबूत करें, और क्या इसके लिए धर्म ही सहारा है? नए कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान टस से मस होने को तैयार नहीं, लेकिन इस बीच किसानों की मांगों के समर्थन में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सुर बदलते हुए दिखे। कैप्टन ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें आंदोलन करना ही है तो पंजाब के बजाय दिल्ली जाएं, हरियाणा जाएं। अपने पंजाब नूं ना बिगाड़िए, उत्ते दिल्ली करना है तुसीं करो जो कुछ करना है, प्रेशर लियाउणा उन्हां ते लियाओ, मनाओ उन्हां नूं, लेकिन इत्थे पंजाब की डेवलपमेंट वाला पचाकी है। जिस पंजाब से निकलकर देश भर में किसान आंदोलन फैला, उसी पंजाब के मुख्यमंत्री अब अपने किसानों से मानो ये कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, माफ करो। पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने, ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो, फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे करने करन, तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता नूं कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। पंजाब में 113 जगहों पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि इसकी वजह से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसलिए वो अपना धरना उठाकर हरियाणा या फिर दिल्ली जाएं। कैप्टन के इस बयान को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गैर जिम्मेदार बताते हुए आरोप लगाया कि इससे साबित होता है कि किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने ही किया है। किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे अधिकतर किसान हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। इन सभी जगहों पर किसानों को रिझाने के लिए तमाम वादे और दावे किए गए। हरियाणा सरकार ने करनाल में लाठीचार्ज से नाराज किसानों को मनाने के लिए एसडीएम के खिलाफ जांच के आदेश और मृतक किसान के परिवार को मुआवजा, साथ ही सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। लेकिन चुनावी साल होने के बावजूद अमरिंदर सिंह किसानों को दिल्ली जाने के लिए कहते हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। जम्मू कश्मीर से आज एक ऐसा वीडियो आया जिसने सभी की आंखें नम कर दी। रविवार को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर अरशीद अहमद मीर को पीछे से 2 गोली मारी और सारी घाटी गुस्से से उबल गई। पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी होने लगी और हजारों लोग इस नौजवान पुलिसकर्मी के जनाजे में इकट्ठा हुए। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि रविवार को ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फर्जी डॉजियर भी पेश किया था, लेकिन वो कश्मीर के सच के सामने चंद घंटे भी नहीं टिक सका। कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है, इसको तो दबाओ इंसानी हकूक पे। हिंदुस्तान से हमारी बहुत बिजनेस है, तो इस वास्ते जो मर्जी हिंदुस्तान करे, हमने कुछ नहीं कहना। This means that there is no respect for human rights by these Western states. हिंदुस्तान का वो जो था ना, वो जो शाइनिंग इंडिया का जो इमेज था, वो अब नहीं रहा। सच्ची बात है, वो दुनिया में नहीं, वो हिंदुस्तान में नहीं रहा। Where are the voices of human rights? Why are they silent? अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से पाकिस्तान का दिमाग 7वें आसमान पर है। न जाने क्यों उसे यकीन हो गया है कि वो कश्मीर पर जो कुछ भी कहेगा, सारी दुनिया उसे आंख बंद करके मान लेगी। इसी सिलसिले में उसने झूठ के पुलंदों वाला एक कथित डोजियर भारत के खिलाफ पेश किया। लेकिन पाकिस्तान की गलतफहमी कुछ ही घंटों में तब दूर हो गई जब उसने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की इस तस्वीर को देखा। ये घाटी के एक ऐसे नौजवान का जनाजा है जिसकी हत्या ने कश्मीर की हर आंख को नम कर दिया है। हर दिल खून के आंसू रो रहा है और इस पाकिस्तान को कोस रहा है जो कश्मीर का दुश्मन है।
सवाल उठता है कि आखिर 25 साल का ये नौजवान कौन है जिसके आखिरी दर्शन करने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इल्जाम मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर है। जब से बीजेपी की आरएसएस हिंदुत्व सोच की सरकार दिल्ली पर काबिज हुई है, इसने एक नई शिद्दत अख्तियार कर ली है और आप देख रहे हैं कि वायलेशंस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। आज कैफियत यह है कि तकरीबन 9 लाख के करीब आज भी हिंदुस्तान की अफवाज, उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री के जो उनके हजरात हैं वो काबिज हैं। वहाँ तो आज़ादाना ज़राए है नहीं, रसाई है नहीं। आप देख रहे हैं कि मुसलसल जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है वो जारी है। आए दिन प्रोपेगेंडा किया जाता था कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, बाहर से चीज़ें मुसल्लत की जाती हैं। इसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह इनकी हरकतों से, इनकी पॉलिसी से कश्मीरी नाला हुए हैं और अब वो जो एक इंडिजिनस मूवमेंट जो है, रेजिस्टेंस की मूवमेंट जो है, वो जन्म ले रही है। पाकिस्तान दुनिया से झूठ बोलता है कि घाटी के लोग भारत से नाराज हैं, लेकिन उसके करवाए एक आतंकवादी हमले ने उसे एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। तारीख 12 सितंबर 2021, जगह पुराने श्रीनगर का खानियार इलाका। ये रविवार दोपहर की तस्वीर है। घड़ी में जैसे ही 1:35 हुए, एक आतंकवादी हमले से दहशत फैल गई। 41 सेकंड के सीसीटीवी वीडियो में शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखता है। वीडियो के 7वें सेकंड में एक पुलिसकर्मी गली से निकलता है, तभी उसके पीछे एक आतंकवादी उसे बेहद करीब से 2 गोली मारता है। ये देखिए, गोली लगने के बाद जम्मू कश्मीर का सब इंस्पेक्टर जमीन पर गिर जाता है। इस हत्या को अंजाम देकर आतंकवादी भाग जाता है। आतंकवादी गोली इतने करीब से मारता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर सेकंडों में धराशायी हो जाता है, जिसे बाद में 2 लोग तुरंत उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन ये होनहार पुलिस अफसर दम तोड़ देता है। इस आतंकवादी वारदात में अरशीद अहमद मीर की हत्या हो जाती है, जो जम्मू कश्मीर के प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर थे। अरशीद एक आरोपी की मेडिकल जांच के बाद लौट रहे थे, तभी बेहद करीब से आतंकवादी उन्हें 2 गोली मार देता है। ये कायराना वारदात पाकिस्तान के इशारे पर अंजाम दी जाती है, जिसके खिलाफ घाटी आक्रोश से भर गई है। रात में जब अरशीद अहमद मीर का शव उनके घर कुपवाड़ा में पहुंचता है, तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। इस तस्वीर में अरशीद के शव को छूने के लिए भीड़ उतावली दिखती है। कैमरा जब दूसरी तरफ मुड़ता है, तो वहाँ भी लोग परेशान दिखाई देते हैं। इस दौरान पार्थिव शरीर लेकर आए पुलिसकर्मी से लेकर अधिकारी तक सभी भावुक थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यहाँ तैनात सुरक्षा बल भी बेबस दिखाई देते हैं। लोग पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाते हैं। ऐसी ही भावुक श्रद्धांजलि अरशीद के दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें दी। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने इस बहादुर सब इंस्पेक्टर को पूरे सम्मान के साथ विदा किया। घाटी के इस नौजवान पुलिस अफसर की हत्या ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर दिया है। बता दिया है कि अब ये पुराना कश्मीर नहीं रहा, जब आतंकवादियों के जनाजे में हजारों की भीड़ आती थी। आज का कश्मीर जान गया है कि पाकिस्तान उनका दुश्मन है। पाकिस्तान के चेहरे से जैसे जैसे नकाब उतर रहा है, कश्मीर के ज्यादा से ज्यादा नौजवान आतंक के रास्ते पर चलने से न सिर्फ इनकार कर रहे हैं, बल्कि उसके खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों ने अपने बहादुर सब इंस्पेक्टर को आखिरी विदाई देने के लिए अपने ट्विटर हैंडल के डीपी पर उसकी फोटो लगा दी। वहीं आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। He was immediately evacuated to hospital. Unfortunately, he's come to his injuries. It's a very tragic loss for us, tragic loss for the family, and we express our condolences. The perpetrators of crime involved in this case have been identified and they'll be brought to justice. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस हमले की निंदा करते हुए आतंकवादियों को पकड़ने का भरोसा दिलाया है।
घाटी के लोग भी चाहते हैं कि इस तरह का कायराना हमला करने वाले आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। अरशीद अहमद मीर को पाकिस्तान ने इसलिए मारा क्योंकि उसे डर लग रहा है घाटी में पाकिस्तान परस्त नेता कमजोर हो रहे हैं, तो वहीं नौजवान आतंक के रास्ते पर चलने के बजाय अपनी जिंदगी संवारने की इच्छा पूरी करने के लिए चल पड़े। पाकिस्तान बौखलाहट में घाटी के नौजवानों का ही खून बहा रहा है, उन्हें रुला रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हरकत पाकिस्तान की हताशा का नतीजा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी के हालात तेजी से बदले, जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खींच ली है। खतरा क्या है? खतरा ये है कि क्या जब ये ऊपर वाली ब्रीड जो है जिन्होंने आज़ादी का चिराग लेके आज तक रोशन रखा, अगर ये जिस तरीके से अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेहत के हिसाब से या अपनी उम्र के हिसाब से दुनिया से जा रहे हैं, तो क्या ये जो बलबला है क्या ये नई पौध के अंदर ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? मुझे खतरा यूं महसूस होता है कि जैसे कि जो यंगर जनरेशन है और जिस किस्म के हालात अभी वहां पे कर दिए गए हैं कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ भारत की तरफ से, वो इस किस्म का इकोनॉमिक मुआशी जबर वाला सिचुएशन कर दी गई है कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर कि वहां पर ये लोग अभी तो नहीं लेकिन शायद कुछ अरसे में उस स्टेज पे आ जाएं कि जहां पर इनको अपने भूख और जान के लाले पड़ जाएं। अब खुदा न खास्ता अगर उस तरह की सिचुएशन आती है और या इनको इस तरीके से प्रोग्रेस का कोई दिखा दी जाती है, कोई ऐसा शक्ल दिखा दी जाती है जिसके पीछे इनको नौकरियां मिलना शुरू हो जाएंगी, इनके साथ कोई माशी मामला थोड़े से स्लाइटली बेटर हो जाएंगे, गो के फायदा उसका वो शायद हिंदू जहन को ही पहुंचेगा, दिल्ली का जो है या गुजरात का या जो ब्राह्मण जहन है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि ये मजबूरी आड़े आती नजर आ रही है मुझे। तो पाकिस्तान की दोहरी चिंता है। एक तरफ घाटी में पाकिस्तान परस्त नेता तेजी से घट रहे हैं, उम्र और सेहत की वजह से उनकी सक्रियता भी कम हो रही है। दूसरी तरफ घाटी का नौजवान पाकिस्तान का सच जान गया है, उसे समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के संग जाने से उसका भला नहीं होगा। इसीलिए घाटी के बेटे बेटियां विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं। कश्मीर के लोग पहली बार सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। खेल कार्यक्रमों से लेकर मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कश्मीर को देखकर लगता ही नहीं कि ये कभी आतंक से पीड़ित रहा है। ये तस्वीरें जब इस्लामाबाद में बैठे बाजवा और इमरान देखते हैं तो उनकी नींद उड़ जाती है। इसीलिए उन्होंने तालिबान से पंजशीर के बदले कश्मीर का सौदा कर लिया है। अफगानिस्तान के पंजशीर पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर सका था, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमलों की मदद से तालिबान पहली बार वहां पहुंच सका। नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया कि पंजशीर को रौंदने में पाकिस्तानी सेना ने बड़ा रोल निभाया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी पाकिस्तान को पंजशीर पर कब्जे का मास्टरमाइंड बताया। पंजशीर के नेता अहमद मसूद ने भी पाकिस्तान पर तालिबान की मदद करने का आरोप लगाया। इसका सबूत ये आतंकवादी है जो जैश-ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप से निकलकर पंजशीर लड़ने के लिए आया और पकड़ा गया। पहली दफा सही था। कितने दिन आपको इधर जो तबलीग था कितने दिन था यहाँ पर? तबलीग में 4 महीने लगाए थे। इधर आए हुए 10 दिन। इधर आए हुए 10 दिन। पंजशीर में सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं पकड़े गए, बल्कि उनके पाकिस्तानी आई कार्ड भी नॉर्दर्न अलायंस के सैनिकों को मिले, जिससे साबित हो गया कि तालिबानियों के भेष में पाकिस्तान के सैनिक और आतंकवादी जंग लड़ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कश्मीर को ध्यान में रखकर कर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि तालिबानी राज में इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकवादी जेलों से रिहा हुए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उन्हें हथियार देकर भारत पर हमला करने में इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकवादियों को पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भेजने का प्लान है। केरल के 25 नौजवान अफगानिस्तान जाकर इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकवादी बन गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि ISI इन आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत पर हमला करवाने के लिए कर सकती है। पिछले दिनों पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के वापस आने का वीडियो सामने आया था, जिसमें आतंकवादियों के स्वागत में जबरदस्त हवाई फायरिंग हुई थी। पुख्ता रिपोर्ट है कि जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 8000 से भी ज्यादा आतंकवादी तालिबान की मदद करने के लिए अफगानिस्तान गए थे। लड़ाई खत्म करने के बाद ये आतंकवादी
हथियारों के साथ वापस पाकिस्तान लौट चुके हैं। इनमें से कई के पास अफगानी सुरक्षा बलों से छीने गए अमेरिकी हथियार भी हैं, जिसे लेकर भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हमें अपनी क्षमता के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें अपने जवानों के ऊपर पूरा भरोसा है और किसी भी प्रकार की कोई भी चुनौती बॉर्डर्स के ऊपर आती है हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार की थ्रेट्स होती रहती हैं उस प्रकार से हम अपनी जो ड्रिल्स हैं, जो टैक्टिक्स है, जो स्ट्रेटेजी है उसको अडॉप्ट करते रहते हैं। सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद ISI ने वहां से आतंकवादियों को घाटी में भेजकर कश्मीर को दहलाया था, लेकिन इस बार उसके मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारत के साथ साथ घाटी की आवाम भी खड़ी है, जो पाकिस्तानी आतंकवाद से तंग आ चुकी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।